राहुल गांधी 2 दिन के रायबरेली के दौरे पर आज शाम पहुंच सकते हैं। भुए मऊ गेस्ट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी मुलाकात करेंगे और इसके बाद कल बचत भवन में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। तो आज शाम को रायबरेली आ सकते हैं राहुल गांधी। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ यहां पर मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही भुए मऊ गेस्ट हाउस में ये मुलाकात होने वाली है पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ। कल अधिकारियों के साथ एक बैठक भी कर सकते हैं। यूपी में उपचुनावों को लेकर तमाम सियासी दलों ने कमर कस ली है। बीजेपी जहां लगातार मीटिंग कर लोकसभा चुनावों के डैमेज कंट्रोल में जुटी है, वहीं एसपी और कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी को कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार है। गठबंधन के पीडीए फॉर्मूले से निपटने के लिए बीजेपी अब दलितों को साधने में जुटी है और इसके लिए नई रणनीति भी बना ली गई है। देखिए, यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख अभी नहीं आई है, लेकिन तमाम सियासी दलों ने कमर कस ली है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष यूपी में कम सीटें आने की समीक्षा के साथ उपचुनाव की 10 सीटों की तैयारियों का भी जायजा ले रहे हैं। लखनऊ में बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने दलित मंत्री और नेताओं के साथ बैठक की। उत्तर प्रदेश में दलितों को एक बार फिर कैसे बीजेपी से जोड़ा जाए, इस पर भी चर्चा की जा रही है। इसको लेकर एक पुख्ता रणनीति बनाई जा रही है ताकि उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा उपचुनाव में एक बार फिर बीजेपी का परचम लहराया जा सके और साथ ही साथ 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर दलितों का साथ लेकर उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई जा सके। इन लोकसभा चुनाव में बीजेपी की दलित वोट बैंक से पकड़ ढीली हुई है। ऐसे में बीजेपी दोबारा दलितों को साधने की कवायद में जुटी है। यूपी में कम सीटें आने की वजह पर मंथन। बीएल संतोष ने दलित नेताओं से लिया फीडबैक। दलितों को बीजेपी से जोड़ने के एजेंडे पर बनी रणनीति। दलितों को बीजेपी से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलेगा। दलित मंत्रियों नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। आज इस बात पे मंथन हुआ कि समस्त वंचित समाज को भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देने के लिए बहुत सारे कार्य किए। इनको आगे बढ़ाने के लिए, इनको अगले ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, संगठन के अंदर क्या होना चाहिए, सरकार की नीतियों को कैसे बेहतर करना चाहिए, इसके ऊपर सुझाव मांगे गए। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का अनुसूचित मोर्चा सभी सदस्य मौजूद थे, लगभग सभी मंत्रीगण मौजूद थे और बहुत अच्छी चर्चा हुई। एक अच्छे कारबिंदु बने और सकारात्मक दृष्टिकोण से हम लोग अब उस कारबिंदु पे काम करेंगे। हम एक अच्छे पायदान पे हैं, हमने अच्छा परिणाम दिया, लेकिन हम उससे संतुष्ट स्वयं नहीं हैं, हम उसको और ऊंचा लेके जाएंगे। संसद का सत्र खत्म होते ही अखिलेश यादव लखनऊ में विधानसभा उपचुनाव के लिए कमर कस रहे हैं। अखिलेश ने अपने उपचुनाव के लिए सीटों और कैंडिडेट को लेकर अपने संगठन और नेताओं से फीडबैक लेना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव में मिली जीत से उत्साहित समाजवादी पार्टी अब विधानसभा उपचुनाव में पीडीए फॉर्मूला लागू कर उम्मीदवार उतारेगी। एसपी इस खास रणनीति से यूपी में भविष्य की राजनीति में खुद को मजबूत करने की तैयारी में है। कि समाजवादी पार्टी लगातार बाई इलेक्शन को लेकर बैठकें कर रही। कल भी आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जिन जगहों पे बाई इलेक्शन है उन जिले के नेताओं को, संगठन के लोगों को बुला के वार्ता की गई। जल्द ही समाजवादी पार्टी इन जगहों पे जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ प्रत्याशी घोषित करने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी समझती कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बाई इलेक्शन में हराने जा रही है। लोकसभा चुनाव में पीडीए फॉर्मूले से एसपी ने 37 सीटें जीती हैं। इसके साथ ही एसपी देश की राजनीति में बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। समाजवादी और कांग्रेस के गठबंधन ने दोनों को नई संजीवनी दी है। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में अच्छी संख्या में दलित वोट मिला है। इसी समर्थन को बरकरार रखने के लिए कांग्रेस अब यूपी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए दलित समुदाय के बीच एक आउटरीच अभियान की तैयारी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। हाथरस हादसे में अब अलग अलग एंगल से नई नई थ्योरी सामने आने लगी है। सबसे हैरान करने वाली थ्योरी भोले बाबा के वकील ने दी है। बाबा के वकील एपी सिंह ने दावा किया है कि घटना के वक्त
हाफ पैंट पहने कुछ लोग बाहर से आए थे और इन लोगों के हाथों में जहरीली स्प्रे की बोतलें थी। इन लोगों ने अचानक से स्प्रे किया, जिसके बाद महिलाएं बेहोश होने लगी और नीचे गिरकर छटपटाने लगी। हालांकि वहां पर मौजूद चश्मदीद महिला का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने किसी के हाथ में कोई स्प्रे की बोतल नहीं देखी। हाथरस हादसे को लेकर नारायण साकार हरि के वकील एपी सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत में बड़ा दावा किया है। एपी सिंह ने कहा कि हाथरस की घटना एक हादसा नहीं, बहुत बड़ी साजिश है। करीब 10 से 15 लोग गमछा कंधे पर रखे हाफ पैंट पहने हुए सत्संग सभा में आए, उनके हाथ में स्प्रे था। फिर यहाँ पर जो घटना हुई है, यहाँ पर 15-16 लड़के, युवक अच्छे मजबूत, किसी का गमछा पड़ा हुआ, कोई काली हाफ पैंट पहने हुए और हाथ में इस तरह का बोतल लगती थी। लोगों को तो बोतल लगेगी, अब स्प्रे बता रहा हूं तो इसलिए देखने में सबको बोतल लग सकती, पानी की बोतल ठंडी। इस तरह से वो एक साथ भागना शुरू हुए, आगे पीछे नहीं, एक साथ भागना शुरू हुए। उन्होंने इस तरह से स्प्रे को दबा रखा था और वो पूरा पॉइजनिक स्प्रे था, जहरीला स्प्रे था, जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, महिलाओं ने बताया कि एक सांस जैसे खींची, बस उसके सांस ही बेहोशी आ गई। बाबा के वकील एपी सिंह का दावा है कि कार्यक्रम में बाहर से आए लोगों ने अचानक जहरीला स्प्रे कर दिया था और भागने लगे। उनके पीछे ही महिलाएं भी भागने लगी और एक के ऊपर एक गिरती चली गयी, जिससे मौत हो गई। एपी सिंह ने पूरे मामले की जांच इस एंगल से कराने की मांग की है। नारायण साकार हरि को जाए हुए 30-35 मिनट हो चुके थे और वो यहाँ से भागे और एकदम गाड़ियों पर बैठे। गाड़ियों पर ड्राइवर पहले से बैठे थे। सोचिए आप कितनी बड़ी प्लानिंग। ड्राइवर पहले से बैठे थे और उनमें से एक युवक की ऐसी बोतल नीचे गिर गई, भाग, तो पीछे मुड़ा, रुका और उसने फिर से उठाई इसे और उठा के फिर से लेके गया और उसमें बैठ के एकदम वो गाड़ियाँ तेजी, यहाँ गिर रहे हैं लोग, यहाँ पड़ रहे हैं लोग, चीख पुकार कर रहे हैं और ये यहाँ से इधर भाग रहे हैं, वो सीधे भाग रहे हैं। हाथरस हादसे की चश्मदीद महिला ने बाबा के वकील एपी सिंह के दावे को गलत बताया है। चश्मदीद महिला का कहना है कि भगदड़ वाला कोई स्प्रे नहीं फेंका गया, महिलाओं पर स्प्रे फेंकने वाली बात गलत है। हादसे के बाद बाबा को हमसे मिलना चाहिए था। महिला ने हादसे के समय वहां मौजूद होने का दावा किया है। ये गलत है, वहाँ पर कोई स्प्रे करने वाला नहीं था। वहाँ पर सारे लोग अपने बचाने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ कोई स्प्रे करने वाला नहीं था। हमने उनके नजदीक से देखा, जहाँ पर गड्ढे में लाश पड़ी थी वहाँ से देखा, वहाँ पर कोई स्प्रे नहीं थी, ना तो वहाँ पर कोई किसी की चीज़ खींच रहा था और ना ही किसी ने स्प्रे की। जो औरतें गड्ढे में गिरी हैं उनके ऊपर जो ट्रक पर लड़के खड़े थे हाफ नेकर वाले, वो बहुत जोर जोर से शोरगुल कर रहे थे, हल्ला कर रहे थे बहुत जोर से। जब प्रभु की गाड़ी गई उसके बाद बहुत हल्ला कर रहे थे। जब औरतें गिरी हैं तो उनके ऊपर ट्रक पे थे कूदे हैं। अब ये नहीं पता उन्हें बचाने के लिए कूदे हैं या फिर उन्हें मारने के लिए कूदे हैं। भोले बाबा के वकील एपी सिंह के दावों में कितना दम है और चश्मदीद महिला की बातों में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात साफ है कि जैसे जैसे हाथरस भगदड़ कांड की जांच आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हाथरस सत्संग कांड में 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की टीम ने कई लोगों के बयान दर्ज किए हैं। लोगों ने न्यायिक जांच आयोग कमेटी के सदस्यों को अहम जानकारी दी है। घटनास्थल से जुड़ी वीडियो भी टीम को दिखाई गई है। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में स्थानीय लोगों के साथ पूछताछ की है। टीम ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में ये बयान दर्ज किए गए हैं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग लिए, क्या कुछ जांच कहाँ तक पहुंची? हमने पूछताछ की है सबसे, क्योंकि ऑफिशियली हम जब नोटिस जारी कर देंगे तो हम वो सब रिकॉर्ड करेंगे आगे। सारे ऑफिसर्स के जो भी संबंधित होंगे, जो पब्लिक के लोग होंगे, जो प्रेस के लोग होंगे, तो उसी से हमें मदद मिलेगी। देन वी विल प्रोसीड फर्दर। कुशीनगर में कई गांव पानी में डूब गए हैं। यहां पर खेत, घर, स्कूल से लेकर हॉस्पिटल तक सब पानी में डूबे हैं। कुशीनगर में फसलें पानी में डूब गई हैं, घरों के अंदर तक पानी चला गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए सीएम के आदेश के बाद अधिकारी हरकत में आए हैं।
सीएम योगी के आदेश के बाद बाढ़ग्रस्त इलाकों में अधिकारी हरकत में आ गए हैं। श्रावस्ती और कुशीनगर में बाढ़ में फंसे 87 लोगों का रेस्क्यू किया गया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में मुस्तैदी बढ़ाने के सीएम के आदेश के बाद अधिकारियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। श्रावस्ती में बाढ़ में फंसे 11 लोग और कुशीनगर में 76 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। श्रावस्ती के 18 गांव के करीब 400 ग्रामीणों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। बाढ़ की संवेदनशीलता को देखते हुए जैसे कि आपको अवगत है कि नेपाल से यहाँ पर पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण यहाँ पर थोड़ा सा जलभराव की स्थिति हुई और अलग अलग गाँव में पुलिस में पानी भरा गया है। यहाँ पे SDRF की टीम, NDRF की टीम, पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम लगातार अपना काम कर रहे हैं और यहाँ पर जो भी लोग फंसे थे लगभग 7 से 8 लोगों को रेस्क्यू कराया जा चुका है और सारी चीजों की सुविधाएं और जो बंदोबस्त उसको किया जा रहा है। दरअसल शनिवार रात करीब 8 बजे नेपाल से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने की सूचना इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को मिली, जिसके बाद डीएम ने अपनी टीम के साथ हट्टा ब्लॉक के बाढ़ प्रभावित 13 गांव का दौरा किया और लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने की अपील की। निरीक्षण के दौरान टीम को एक गांव में कई लोगों और मवेशियों के फंसे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद NDRF और PAC की टीम ने टापू पे फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। टॉप प्रायोरिटी ये है कि ये यहाँ के गांव के लोगों को पानी जो भराव है, जल भराव है, उससे कोई असुविधा न हो। उनको खाने के लिए, उनको रहने के लिए हम लोग सुरक्षित जगहों पे ले जाएं और उसके बाद इसके भविष्य के लिए क्या हम लोग और बेहतर कर सकते हैं इसके बारे में। सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के डीएम को 24 घंटे के अंदर नुकसान की सर्वे रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। कुशीनगर में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से कई लोग फंस गए हैं। सूचना पर पहुंची SDRF की टीम ने फंसे लोगों का रेस्क्यू किया तो बाढ़ हालात का जायजा लेने अफसर ट्रैक्टर पर बैठकर पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।